बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। और वीकेंड के बाद जब दफ्तर आना होता है थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आई नो बच्चों को भी स्कूल जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के पेपर हो रहे हैं, कुछ स्कूल्स में बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। जिनके पेपर हो रहे हैं उनको गुड लक कहना चाहेंगे। अच्छे तरीके से तैयारी करें, अच्छे अच्छे नंबर लें। रमज़ान के हवाले से भी कुछ लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। कल मैंने देखा मार्केट जाना हुआ तो कुछ लोग रमज़ान की तैयारियाँ अभी से करना शुरू कर रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है तो कुछ लोगों की प्लानिंग होती है जैसे जैसे जाते जाएं तो थोड़ा बहुत ख़रीदारी करते रहें। कुछ महंगाई की सूरत हाल पे भी बात करेंगे और शहर की दीगर खबरें भी हम डिस्कस करेंगे। खबरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। बहुत बड़ी सहूलत ये दी गई है क्योंकि मुझे याद है जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाया था तो मैं काफ़ी देर जाके इंतज़ार किया और फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस घर कोई पहुँचा 15 दिन बाद। अब आपको सहूलत क्या दी जा रही है भाई, आप अगर बाइकर हैं, बाइक चला रहे हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे मिल जाएगा। लर्नर आप वहीं बनवाएंगे, वहीं आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। तो ये इकदाम क्यों उठाए जा रहे हैं? ये इकदाम उठाने का मकसद ये है कि आपके पास कोई लेम एक्सक्यूज ना हो। आपको कोई रोके तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपसे अगर ट्रैफिक पुलिस वाले मांग रहे हैं तो फौरी तौर पर आप दिखा दें, क्योंकि इस पर अब आपका चालान होगा। ये आपके पास रसीद है जी, आपको ड्राइविंग आती है। किसी भी किस्म की आप कोताही करें, गलती करें, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास नहीं तो ये सबसे बड़ी कोताही कंसिडर की जाएगी। अब ये है जी, आप फौरी तौर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। वो वाला लेम एक्सक्यूज़ नहीं कि जी हम कैसे जाएं, कतारें लगी हैं, बारी नहीं आ रही है, हम दफ्तर होते हैं तो नहीं बना सकते। जब भी आप जाएंगे आपको उसी टाइम ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। और अब अगर ड्राइविंग लाइसेंस ना हुआ तो फिर जुर्माना भी भारी होगा। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ है, इस पर बात कर लेते हैं। कुछ बाइकर लेन की सूरत हाल क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं अपना हर रोज़ का एक्सपीरियंस, क्योंकि 2-3 दिन से फिरोजपुर रोड पे बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा था तो बाइकर लेन का फ़ायदा कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, उस पर बात करेंगे। अली साई साहब, शाहिद सप्रा साहब हमारे साथ मौजूद है, इनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साई साहब, मकसद क्या था ये 24 घंटों में जो आपको एक ही दिन में फैसिलिटी दी जा रही है? माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ ड्राइविंग लाइसेंस का है ना। बेसिकली ये शुरू किया था निगरान गवर्नमेंट ने, चूँकि लाइसेंस बड़े थोड़े बनते थे और उसमें तक सैकड़ों % इजाफा हुआ जब मोहसिन नकवी साहब ने इसमें डायरेक्शन दी कि आप लाइसेंस बनवाएं। उसमें बहुत सारी तरामीम की गई, बहुत सारी नरमी की गई। इसमें हैवी जो ट्रैफिक के लिए जो लाइसेंस बनते हैं उसके लिए भी, मोटर कार के लिए भी, और ख़ुसूसन जो बाइकर्स हैं, आपको पता है बाइकर्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। और पिछले तकरीबन कुछ 6 माह से एडिशनल आईजी ट्रैफिक की जानब से डायरेक्शन दी गई है कि जो भी बाइकर्स आ रहे हैं उनका लाइसेंस फौरी तौर पर बने। उसमें कोई क्वाइफ भी नहीं चाहिए होंगे। आप अपना ID कार्ड लेके जाएँ, टेस्टिंग सेंटर पे जाएँ और वहाँ जाके टेस्ट दें, आपको लाइसेंस फौरी तौर पर इशू हो जाएगा। और अभी तक वो लाखों की तादाद में हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो 29,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस बने हैं, जिसमें 11,000 से ज़ायद रेगुलर लाइसेंस बने हैं, 8,000 की तजदीद हुई है, 8,000 से ज़ायद जो हैं वो आपके लर्नर लाइसेंस बने हैं गाड़ियों के। अगर लाहौर के हवाले से बात की जाए तो आज से CTO लाहौर की जानब से एक बड़ी डायरेक्शन जारी की गई है कि लाहौर के 27 जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे 24 घंटे ये फैसिलिटी दे दी गई है। इसके साथ साथ जो दीगर शहरों से लोग आ रहे हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर वैन्स खड़ी कर दी गई हैं। अच्छा, आप वहाँ पे जाके अपनी लाइसेंस बनवा सकते हैं। और जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उसके लिए भी एक बड़ी सहूलत का ऐलान किया गया है कि वो इतवार के रोज़ मनावा में उनका सेंटर मुख्तस किया गया है कि वो इतवार इतना फैसिलिटेट अगर किया जा रहा है तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस ना होना, काउंटर अलहदा बना दिया गया है रिक्शा ड्राइवर्स के लिए, वो वहाँ जाके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। मसला ये है कि ये हमारी सेफ्टी है। लाइसेंस आपके पास, आप रोड डेली सफ़र करते हैं, अगर किसी जगह पे अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो लाइसेंस आपके लिए समझें कि वो एक परमिट है कि अगर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। एक तो कोई बंदा भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता, बिल्कुल। अगर किसी जगह पे कोई हादसा हो जाता है, उसमें कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, उसमें लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, तो लाइसेंस आपका बड़ा साथ देता है। लाइसेंस नहीं होता तो सीधा सीधा आप पे FIR होती है, और जिसके लिए आप मुझे ये बता दें, ये तो आपने बता दिया कि लाइसेंस नहीं होगा तो सीधी सीधी FIR होगी। जुर्माना कितना होगा अगर आपको रोका तो? जुर्माने भी आपको पता है बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं। अब तो हेलमेट ना पहनने पे 2,000 रुपया फ़ाइन है। मेरा ख्याल है 500 से लेके 5,000 तक फ़ाइन्स हैं। और पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी एडिशनल IG ट्रैफिक से, IG पंजाब से और सेफ सिटी के
अफसरान से, तो उसमें जब आपका पॉइंट सिस्टम शुरू हो गया ना तो वो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। चूँकि समरी गवर्नमेंट के पास है पिछले 2 साल से, उस पर लेजिस्लेशन जैसे ही मुकम्मल होगी फिर आपके लाइसेंस नंबर कटेंगे और आपके लाइसेंस मनसूख होंगे। फिर आपको 6 माह के लिए 8 माह के लिए वो जितनी भी पनिशमेंट होगी वो आपको भुगतना पड़ेगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट अब ये आपकी बातें मुझे इसलिए भी इतनी ज़रूरी लग रही हैं शायद सिप्रा साहब, ये दफ्तर वाले इशारे पे, मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि अभी इशारा खुलता जाते हैं, जो गाड़ी आ रही है, जो मोटरसाइकिल आ रही है, धड़ाधड़ गुजरी चली जा रही है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से भी ट्रैफिक आ रही है। तो ये सिस्टम लेकर आना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें वो तो कौम ही हमारी ऐसी है ना, हमारे पे तो कर्ज ही नहीं होना चाहिए था जितनी हमें जल्दी होती है कि लेफ्ट राइट से हम लोग गुजर जाएं। और इतना चांस होता है खुदा ना खासा हादसे का कि मतलब बाइक वालों को तो परवाह ही नहीं है। बाइक वालों को भी परवाह नहीं, बड़ी गाड़ियों वाले को भी अब परवाह नहीं। आपकी जो ये मोटर कार है, ये बाकी जो लोग हैं, ये भी सिग्नल ब्रेक करते हैं और बहुत सारी जगहों पे आपको नजर आते हैं जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन खड़ा होगा वहाँ नहीं है, अदरवाइज वो एक खौफ है, अदरवाइज आपके हाँ कोई नहीं, जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं है कि आपने किसी जगह पर करना। अब बात रही कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। देखें ड्राइविंग लाइसेंस का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है, ये टेस्ट क्यों लिया जाता है कि आपको गाड़ी चलाना या मोटर बाइक चलाना या आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो उसका पता है कि टेस्ट की बुनियाद पर चेक किया जा सकता है कि आप गाड़ी रोड पर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। अगर अनाड़ी आप ड्राइवर हैं, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो उसके बाद एक्सीडेंट्स या हादसा का वो बाइस बन सकते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये होता है कि लाइसेंस के जरिए आप एक उस इम्तिहान से गुजर कर रोड पे आते हैं, मिल जाता है कि चलानी आती है, इसको आना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा है कि कानून पर उस तरह अमल दरामद नहीं है, ना बल्कि इदारे करवाते हैं, बल्कि खुद तो हम करना ही नहीं ना चाहते, अवाम तो करना ही नहीं चाहते कि कानून पर कोई पासदारी कर लें या अमल दरामद कर लें। इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप मोटर बाइक वालों को आसानी दे दी है कि आप जाएं और जाकर आपने CNIC की बुनियाद पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, और तमाम इजला में पंजाब के, सिर्फ लाहौर नहीं हर जगह पे आपको वो सहूलत दे रहे हैं, तो लाइसेंस बनवाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके हाँ पास? जी है, मेरे पास है। अच्छा, और अगर कोई वार्डन रोके कभी के ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं? बहुत दफा दिखाया है। अच्छा, गुड। दिखाना चाहिए, दिखाना भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं ड्राइविंग लाइसेंस होता है, चेक नहीं कराते कि हमारा चालान वो इसलिए चला, देखे ना, सबसे पहले वो क्या कहते हैं आपको, जब भी ट्रैफिक वार्डन रोकेगा पहला क्वेश्चन यही होता है, अच्छा रोकते कब हैं? जब आपने कोई वायलेशन की होती है, सिग्नल ब्रेक की होगा, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई होगी, या आप कॉल पे होंगे, मोबाइल फोन, या मोटर बाइक वालों को तो या किसी का इशारा टूटा होगा, या नंबर प्लेट फैंसी पे, गाड़ियों का भी यही वायलेशन है ना जो आपको बज़ाहिर नजर आ रही होती है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर वो कह दे मेरे पास है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ना है, देखने के बाद उसको चालान काट देना, और वो इस वजह से लोग नहीं देते हैं। अदरवाइज उनको पता हो कि सिर्फ चेक करने के बाद हमें छोड़ देंगे या जाने दे, जिसको पता है कि मैं वायलेशन करके रोका है मुझे, उसने नहीं दिखाना। इसको पता है कि रूटीन, अच्छा रूटीन में तो रोकते ही नहीं है, रूटीन में नहीं रोकते। अगर रोक लेते, देख ड्राइविंग, सर हमारी ट्रैफिक इतनी हैवी है, कितने लोगों को रोकना शुरू करेंगे? ट्रैफिक है बेशुमार, यहाँ पे ट्रैफिक काबू ही नहीं आता। ट्रैफिक के बुरे हालात अभी तो इस तरह फैसिलिटेट किया गया है कि जितने बड़े शहर हैं, जितनी बिग सिटीज हैं, वहाँ पे 24/7 है, और जो छोटे शहर हैं वहाँ पे 16 घंटे ये टेस्टिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। इतना ज़्यादा गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, इतना आपको रिलैक्सेशन दी गई है। आप जितने मोहसिन नकवी साहब का जो दौरे हुकूमत था निगरान सेटअप का, उसमें इनके लिए पहले बड़े नाप तोल के आप गाड़ी चलाते थे, हाँ जी, उसमें भी इन्होंने रिलैक्सेशन की और थोड़ा थोड़ा उनको जो ट्रैक थे उनको खुला किया, और बाकायदा तौर पे उसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। फिर आपका जो जब आप फेल होते हैं तो उसके बाद दोबारा फिर 40 रोज़ आपको वेट करना पड़ता था, 40 से 41 रोज़, उसमें रिलैक्सेशन करके 15 दिन का टाइम दिया गया। इसके बावजूद अगर हम लाइसेंस नहीं बनवाते तो ये फिर आपकी अपने साथ ज्यादती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रैफिक कवानीन कीजिए, प्लीज पासदारी कीजिए। बाइकर लेन बनाई गई है जिस मकसद के लिए बनाई गई है, खुदारा उसको भी पूरा करें, उसकी तरफ तो मैं आती हूँ क्या उसकी सूरत हाल है। बाकी अगर आप ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे, इशारे पर रुकेंगे, वो जो हम देखते हैं कि जी लोग जहां मर्जी से ही वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपकी अपनी जान को, महज़िब कौमों की ये पहचान होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर जो है वो देखें, समझें, अपने साथ साथ रोड पे दूसरों का ख्याल भी रखें, किसी का भी नुकसान ना करें, क्योंकि आपकी इतनी सी गलती की वजह से किसी की जान तक जा सकती है। हमने बाइकर लेन मनसूबे बात करनी है, दोबारा से उसकी लशपश होने लगी है।
आधी से ज्यादा बाइकर लेन खाली पड़ी थी, उस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, इंतजामिया की जानिब से दोबारा रंग करने का अमल जारी है। बाइकर लेन फिरोजपुर रोड पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट इसको शुरू किया गया था। अच्छा जी, रंग तो उड़ गया, एक बारिश हुई और वो रंग को बहा ले गई। हालांकि ये कहा जा रहा था, दावा ये किया जा रहा था जी कि बहुत जबरदस्त इसको जो है वो क्वालिटी का रंग किया गया है। अब आपके सामने सूरत हाल ये है कि एक बारिश के बाद क्या हुआ। अभी ये मानसून की बारिश नहीं थी जो मुसलसल पूरा दिन रहती है, अभी उस बारिश का सामना भी होगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि बाइकर लेन को दिन में इस्तेमाल कितने बाइकर कर रहे हैं। अभी जब दफ्तर आना और जाना ये आपका एक्सपीरियंस होता है तो आधी से ज्यादा मोटरसाइकिलें बाहर और आधी आप रख लेके बाइकर लेन पे जा रही होती हैं। जब आपका एक मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है कि बार बार रंगो रोगन करके बार बार पैसे लगाकर आप क्या करेंगे। कभी आपके साथ हम यहाँ पे खबर शेयर करते हैं कि वो जो डिवाइडर लगाया गया उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया सब्जियों वाला, कभी गाड़ी चढ़ गई, एक के बाद एक हादसा हो रहा है। अली साई साहब ना, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहली मामूली सी बारिश हुई और मैं बड़ा हैरान था। सुबह उठ के जब मैं निकला तो वाकई वो ख़त्म था सारा कुछ। उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें जिन लोगों ने इस तरह का नाकस पेंट इस्तेमाल किया है, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन होना चाहिए। अच्छा, वो तो भी किया नहीं गया, दोबारा से पैसे लगाकर पेंट करना नहीं हो सकता है। उसकी कंपनसेशन हो, जो मुतलका कंपनी हो उसको डायरेक्शन दी गई हो कि आप इस पेंट को दोबारा करें। ये तो दुरने आप बेहतर समझेंगे चूँकि वो इसको करते हैं, डील करते हैं। दूसरी बात ये है कि बाइकर्स लेन को इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, पेंट उड़ गया कोई बात नहीं, डिवाइडर तो लगे हैं ना। आप यकीन करें, आज मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने तो फिर क्यों दोबारा पेंट एक बैरियर ज्यादा रखा है। एक बैरियर सिप्रा साहब भी बताएंगे, जी मैंने देखा है, एक बैरियर ज्यादा रखा है, लेकिन इसके बावजूद बाइकर्स को जहां चांस मिलता है वो उस लेन से निकलते हैं, वो गाड़ियों वाली लेन में आ सर मैंने तो देखा रिक्शे उसमें जा रहे होते हैं, हर रोज ये हो रहा है कि रिक्शे बाइकर लेन में गए हुए हैं। चलो रिक्शे चले गए गलती से, लेकिन बाइकर गलती से कोई नहीं, बाइकर समझ बूझ के तो जब बाइकर लेन खाली है जिनके लिए बनाई गई वो नहीं जाएंगे तो उसको कोई ना कोई तो यूज करेगा। मैंने तो बस देखी है, आपने तो रिक्शा देखा, मैंने बस देखी। वाह, मैंने उसमें बस जिस दिन ट्रैफिक जाम हो गया भी गड्डी पाला। जब बाइकर्स उसमें नहीं जा रहे, इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने हर चौक में वार्डन भी खड़ा किया है। आप कह रही हैं कैमरे से वीडियो भी बना रहे हैं। ये सारा कुछ करने के बावजूद अगर आप काबू नहीं जुर्माना होगा सीधा तो अगर किसी ने इसके टायर पंक्चर शुरू कर दिए ना, फिर आपने सोशल मीडिया पे वीडियो लगानी है। ये देखें कितनी ज्यादती है गरीबों के साथ। जो गरीब ज्यादती कर रहे हैं उसके बारे में कोई बंदा नहीं बात करेगा। आपकी सोसाइटी खड़ी होती है, ये जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं ना उनके ऊपर। गरीब भी ना कानून को मानता है ना सख्ती को मानता है। अमीर के लिए भी कोई कानून नहीं है ना कोई सख्ती है। ये हमारे जैसे लोग हैं, डरते हुए अपनी लेन में भी आते हैं, सिग्नल्स पे आके रुकते भी हैं, बेल्ट भी लगाते हैं, कोशिश करते हैं फ़ोन भी ना सुना जाए। आप देखें जो गरीब लोग हैं जिनकी टूटी फूटी बाइक होती है, ना उन्होंने हेलमेट पहना होता है, ना उनको किसी की परवाह होती है, ना वो पीछे देखते हैं, जो मर्जी कर लें, आप हारन उनको दें, जो मर्जी करें, वो नहीं सुनते। और मैं आज जानबूझ के यही चीज़ नोटिस करता आ रहा था कि मैं गिनूं कितने वो अनगिनत बाइकर थे हमारी लेन में। ऐसे ही है। और उसमें 50% जो थे वो बगैर हेलमेट के थे। तो CTO साहब की जानब से अगर ये इकदाम उठाया ही गया है तो हमें ही कुछ शर्म कर लेनी चाहिए, हमें ही कुछ खुदा का खौफ कर लेना चाहिए। आप कानून पे अमल दरामद कर लें, इसके बाद हम गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेंगे या जिसने ये काम करवाया नहीं, नो डाउट हमारी अपनी भी रिस्पांसिबिलिटी अब वो तकरीबन 50 वार्डन बेचारे खड़े हैं, उनके साथ एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बंदा भी खड़ा है। इसके बावजूद आप उस लेन में नहीं घुस रहे। पता नहीं मसला क्या है कि अभी जो सुबह आते हुए का एक्सपीरियंस मैं आपको बता देती हूँ, बाइकर लेन ऑलमोस्ट खाली थी, बाइक ज्यादा बाहर चल रही थी, बट स्टिल वो सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए एक वार्डन बाहर खड़े थे और बाइकर लेन के पास ही, और वो प्रॉपर वीडियो बना रहे थे। मतलब ये क्या था? देखिए मैं तो पहले दिन से इस लेन के खिलाफ हूँ। और ये देखें, एक तो नज़म के लिए जिस चीज़ को बनाया जाए और वो नज़म बरकरार नहीं, वीडियो तो आपको उसकी बनानी चाहिए थी। बाइकर लेन खाली है तो ये लोग बाइक यहाँ चला रहे हैं, वो तो इसलिए भिजवा देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उसमें भेज देंगे कि हम ये कर रहे हैं। कंपैरिजन करें ना कि कितनी बाइक इस लेन में चल रही हैं और कितनी बाहर। कंपैरिजन ना करें, कैसे करें? उनके अपने खिलाफ एक्शन होगा अगर कंपैरिजन। मेरी बात सुने, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि ये बन गई, चलें ठीक है, साई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, पेंट जो है ना सेकेंडरी है, इसको सोशल मीडिया पे हाइप
पाइप दें, वैसे दें, कितने करोड़ का था, वो एहतसाब कर लें, पकड़ लें ठेकेदार को, दोबारा पेंट कर देगा। दोबारा क्यों करा रहे, नहीं जरूरी दोबारा भी हो जाएगी, डाइवर्टर लग के लेन बन दोबारा गई है, पेंट लोगों हो को पता जाएगा। चाहिए। मानसून सीजन आपकी में, वीडियो भी सोशल मीडिया की बन गई। मानसून सीजन में रोज बारिश होनी है, हाँ। रोज उतरेगा, रोज करेंगे, ये इसको छोड़ दें। बेसिकली बात था कि नज़्म व ज़ब्त किस तरह बरकरार रखना है, ट्रैफिक की रवानी को हमने किस तरह बरकरार रखना है। इस पूरी लेन का मकसद तो ये था कि मोटर बाइक्स को एक लेन में रखा जाए ताकि जो बाकी ट्रैफिक है उसको मुतासिर होने से बचाया जाए। जो आपने वीडियोस की बात की, साई साहब ने बैरियर का जिक्र किया, मैंने भी देखा। मुझे ये बताएं कि आपने एक तो उस लेन को बनाकर पहले ही सड़क छोटी कर दी, फिर आपने 2 बैरियर्स ला के एक और लेन बंद कर दी। आप मुस्लिम टाउन से मिलते हैं, आपको 2 लेन सड़क मिलने के बजाय सिंगल लेन मिल रही है, वहाँ ट्रैफिक फंस रही है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे आए कलमा चौक के पास, फिर वहाँ पे वही सूरत ऐसे ही है। ये सारी चीजें देखने। अच्छा, फिर हो क्या रहा है, मुस्लिम टाउन के पास वो लेन में एंटर होते हैं, साथ में कजाफी का गेट है, वहां से बाहर आ रहे हैं मेन रोड पे। बिल्कुल। आप हर कट पे जहां जहां से कट है, क्या फिर ट्रैफिक वार्डन्स खड़ा करेंगे? बेसिकली आवाम की जिम्मेदारी है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है जो लोग मोटरसाइकिल सवार जो सड़क पर आ रहे हैं, उनको पता है कि हमारी लेन मुख्तस की गई है, हमने इसमें चलाना है। आप सख्ती करेंगे, कल को चलान शुरू हो जाएंगे, आप भारी चलान भी रख लें, जुर्माना भी रख लें, उसके बावजूद मामलात इसी तरह ही रहने हैं। ये नहीं होने वाला। देखें, हमारी कौम ही नहीं चाहती कि कोई इस तरह की बात हो। वो लोग जो मैं कह रही हूँ कि बाइकर लेन की वीडियो बना के भेजते चले जा रहे हैं, वो रोड, मैं वो कह रहा हूँ कि वो तो उनकी कारकर्दगी है ना, वो तो भेज। अच्छा, उसमें एक और मजे की बात है। अच्छा, जहाँ पे 2 बैरियर वीडियो बना रहे हैं, दिखाए ना, वो क्या वीडियो बना रहे हैं? एक चीज क्यों दिखा रहे हैं? दूसरा फेस क्यों दिखाए? वो हम दूसरा फेस तो हमें दिखाना चाहिए, हम उनको बताएं कि भाई ये ऐसा नहीं। अच्छा, वो खड़े हैं, वो आपकी मुस्लिम टाउन जो फ्लाईओवर है वहां से उतरने वाली ट्रैफिक और मुस्लिम टाउन आने वाली जो ट्रैफिक है, दोनों को कैप्चर करके वो जो मोटरसाइकिल सवार ऊपर पुल से उतर रहा है उसको भी पता है वार्डन खड़े हैं 4-5, ऐसे ही है, उसने भी बाइकर लेन में चले जाना है। जो मुड़ के आ रहा है उसको भी पता है वार्डन खड़े हैं, वो वहां से वीडियो बना, लेकिन अगले कट से वो 50 मीटर भी नहीं बनता, वहां से वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर फायदा क्या हुआ? प्लानिंग की नजर नहीं आ रही है। खैर, आप दोबारा अच्छा, चले कोई प्लानिंग नहीं गवर्नमेंट की, बाइकर लेन तो बन गई ना, उस पे हम तो चले जाएं। भाई मेरा ख्याल है जो 11-12 करोड़ रुपया पेंट चले जाएं, वो देखे वो गाड़ी लेके जाने जा रहे हैं, लोग रिक्शे लेके जा रहे हैं, हम भी चले जाएं। पेंट की बजाय वो 11 करोड़ रुपया दे देते ना कि हर बाइकर को 500-500 रुपया दिया जाएगा अगर आप बाइकर, फिर एक बंदा भी बाहर खुदा का खौफ है। इसके अलावा कोई बात बाइकर को 500 इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। या इनके टायर पंक्चर, इधर तो ना बाइकर्स अब हेलमेट पहनने को या तैयार हैं, इनके टायर पंक्चर किए जाए। नहीं, क्यों किया जाए? नहीं किए जाए ना, आप बाज ही नहीं आ रहे। आप चलान करें, देखें आपको एक सहूलत दी गई, टिकट है आपके पास। वो सीटीओ साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है 2-3 दिन पहले हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा मैं 5 जो चलान होंगे उसके ऊपर वालों पे FIR दूंगा। इस पे हमारी चीखें निकलती हैं। नहीं बनता है, ये बनता है। आप बार-बार जो वायलेशन कर रहे हैं, फिर उसके साथ क्या किया जाए? सुनते ही नहीं। हाँ, यहाँ पे बिहेवियर ये है, लोग धड़ल्ले से वायलेशन करते चले जाते हैं। हम इतना यहाँ डिस्कस करते हैं कि इतने लोगों की जानें चली गई हैं पतंगबाजी से, डोर से, केमिकल डोर से। गवर्नमेंट भी आपसे इस्तदा करती रही, हर सोशल मीडिया पे, हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, हर अखबार पे ये खबरें भी छपी कि आपसे ये इल्तिजा है कि आप अपने बच्चों को समझाएं पतंगबाजी। कोई बाज आया? अब जब कानून साजी हुई है, अब जो पकड़ा जाएगा 1-2 साल के लिए, 5 साल के लिए अंदर जाएगा, तो फिर आपकी चीखें निकलेंगी हमारा तो बच्चा धागे से पतंग उड़ा। छोटी उम्र के जो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो गाड़ियां चला रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, मैं तो उनसे इतनी परेशान होती, पता नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमारी अपनी भी है। वो चाहे बाइकर्स हैं, वो चाहे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों पे ध्यान रखें। आप कम उम्र बच्चों को बिल्कुल भी बाइक और गाड़ी ना दें, क्योंकि एक तो उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, बाद में कोई बड़ा मसला होगा तो फिर आपके लिए भी फिर इसमें हम एक और चीज़ है, सीटीओ साहब ने अनाउंस किया कि जो वो चिंगशी रिक्शा वाले हैं वो भी हेलमेट पहनेंगे। उस पर हम हंसते हैं, भाई हमारी जान कीमती है। इंतहाई मेरे एक बड़े आप अगर वो हेलमेट पहना देंगे तो हादसा ज्यादा एक माह कबल मेरे तो लेफ्ट राइट देखने का पता ही नहीं, वो तो आगे उड़ाए चले जाते हैं। वो बाइक पे जा रहे थे, दो बंदे बैठे थे, दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। वो रात के औकात में गुजरे हैं, उस पर स्पीड ब्रेकर से बाइक उछली है, गिरे हैं, एक की डेथ हो गई है, एक अभी भी जख्मी है। तो ये आपके लिए कर रहे हैं भाई, आपकी बेहतरी है, आपको
बट अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए सही से बातें करनी चाहिए। यहाँ पर तो चिंची रिक्शे वालों को यही नहीं पता कि रिक्शे चलाने कैसे, हवा में उड़ाते फिरते हैं। आप उनको हेलमेट पहना देंगे तो फिर तो वो और ही नुकसान का बाइस बनेंगे। खैर ये तो वो मामला है कि रूटीन में भी इनको डिस्कस करते चले, क्योंकि ये हर रोज आपको चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो गुजारिश यही है वो तमाम बाइकर हजरात से जो मोटरसाइकिल पे दिन रात आते जाते हैं फिरोजपुर रोड का इस्तेमाल करते हैं, बाइकर लेन को ही इस्तेमाल करें। आप भी महफूज रहेंगे, जिस मकसद के लिए बनाएगी वो भी पूरा होगा। बाकी तमाम लोग जो कि प्लानिंग ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक हुई तो हम भी गाड़ी वहां लेके चले, खुदा खौफ कर। देखिए जब अमल दरामदी नहीं करवा सकेंगे वो हमारी लेन में चलाते हैं, चलान हो जाएगा सर, हमारी लेन को स्पेयर करते हैं वो। ये देखिए हमारी लेन पे आएंगे, हम भी जाएंगे। मैंने तो परसों रात को बस देखी है, उसमें बड़ी बात। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इंतजार करें ट्रैफिक है ना, इन चीजों को आप इन चीजों को मैं आप एक बात जिम्मेदारी से आखिरी बात आपको बता दूं, हम मानसून में पेंट को रो रहे हैं। जिस दिन ये मानसून बरसा ये आपके बैरियर नजर नहीं आएंगे, यहाँ आपकी एक्सीडेंट की शरह देखिएगा क्या होगा। 100% यहाँ गाड़ियां कितनी टकराएंगी, बाइक वाले की बहुत बड़ा रिस्क है। फोक चले ठीक है, जिस दिन ये पानी भर जाएगा, ये बुलेवार्ड ने भरना है जी, ऐसे ही है, ये हमने देखा भर, अल्हम्दुलिल्लाह भरना है। हाँ, और ये जब भर जाएगा फिर आप मुझे बताइएगा। आज हम पेंट को रो रहे हैं, बैरियर को रो रहे होंगे कि ये बैरियर, ये पेंट भी उड़ जाएगा और मैं कहती हूँ हादसा भी होंगे। ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। 5 किस्म के ऑपरेशन मुफ्त होंगे। बोन मैरो, जिगर ट्रांसप्लांटेशन, गुर्दों की पैवंदकारी फ्री की जाएगी। पंजाब में पहली मर्तबा आम आदमी सरकारी खर्च पर कॉर्निया की पैवंदकारी करा सकेगा। अच्छी चीज है। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम बच्चों को जो है वो इम्प्लॉयमेंट की करवाई जाएगी। रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे, सीएम साहिबा ये कहती हैं। तो बड़ी अच्छी बात है अगर आवाम तक ये सहूलियात पहुंच जाए। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो हमने सैटरडे को खबर डिस्कस की थी ना कि हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है, वो मैं उससे थोड़ा सा रिलेट करना इसलिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन हम इसको अप्रिशिएट करते हैं अगर हो जाए। शाहिद सिपरा साहब देखें ये बहुत बड़ा मंसूबा है, इसका क्रेडिट आपके सीएम को देना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं, देखें गुर्दों की पैवंदकारी हो, आपके बाकी जो लिखे हुए हैं बोन मैरो है, उसके बाद आपके जिगर ट्रांसप्लांट, बिल्कुल ये वो चीज़ें हैं जो हमसाया मुल्क की तरफ हम जाते थे और लाखों रुपए के एक्सपेंसेस पे आते हैं और आम और गरीब आदमी, मतवसत तबका, बल्कि मिडल मैन जो जिस तरह पहले सही साहब किसी बात पे जिक्र कर रहे थे, उसके तो बस में भी नहीं है। और आज जो हालात हैं इसमें आम रूटीन का इलाज मुआवजा भी उसके बस में नहीं है। और अभी जो वायरल इन्फेक्शन फैला, जिस तरह पूरी फैमिलीज जा गिरी हैं, इसका इलाज भी बहुत सारी फैमिलीज़ के बस में नहीं रहा था। उसकी क्या वजह है कि आपके महंगाई इस तरह है, अद्वियात की कीमतें इस तरह है कि उसमें मुमकिन नहीं। ऐसे में अगर आपकी हुकूमत पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है और वो लोगों को सहूलत देना चाहती है और वो प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, तो ये मेरे ख्याल में लोगों के लिए ब्लेसिंग होगी। इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती कि आपको इतना बड़ा ट्रीटमेंट जिसके लिए आप तकरीबन 6 to 7 मिलियन आपको चाहिए, उसके बाद ही आप करवा सकते हैं और हुकूमत आपको वो मुफ्त करके दे दे। तो मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए हम रोज़ाना बैठ के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या फेडरल गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको सराहना भी चाहिए। आपने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया कि सैटरडे को आपने डिस्कस किया, हॉस्पिटल किसी में भी एंटर हो जाएं आपको मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे, आज चाहे एमरजेंसी में चले जाएं चाहे आउटडोर में। लेकिन उस चीज़ से निकल के ये चीज़ जो आज हम इस वक्त बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्रेडिट क्यों रिलेट ना करें शाहिद सिपरा साहब? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर लिफ्ट गिर जाती है, आपके हड्डियों का इलाज कराने आने वाले मरीजों की हड्डियां ही टूट जाएं, तो हम उसका कंपैरिजन क्यों ना करें? नहीं, आप करें कंपैरिजन, आप करते रहे, मेरी बात सुने। लिफ्ट का गिर जाना ठीक है, एक सानिया है, उसमें आप मुझे बताएं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी है ना, उसकी जिम्मेदारी है। आप लिफ्ट को गिरते देखकर आप किसी का ट्रांसप्लांट करना छोड़ दें या उसके लिए मनसूबाबंदी करना छोड़ दें या उसके लिए कोई इस तरह के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बैठ गए कि नहीं आप कोई इस तरह बना रहे हैं कि आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वी रियली अप्रिशिएट, बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन आए हुए तंदुरुस्त लोगों को तो मरीज ना बनाए। नहीं, वो कौन बना रही है? आपकी हुकूमत पंजाब बना रही है, जिम्मेदार तो वही है ना। किस तरह जिम्मेदार? अगर लिफ्ट खराब है, अगर मशीनें खराब है, जनरल हॉस्पिटल पंजाब किस तरह मिल रही है कि जी आपकी मशीनें हुकूमत पंजाब किस तरह जिम्मेदार है? सर कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं ना, किस तरह बताएं? हमने तो देखा है ना, जिम्मेदार लोग दिन रात जाके अस्पतालों में काम करवा रहे हैं और ठीक हो रहे थे। आपने इसी स्टोरी का जिम्मेदार है। आपने इसी स्टोरी का फॉलो अप पढ़ा
कि जिस ठेकेदार ने साल 1.5 साल पहले लगाई उसको इसको एहतसाब होना चाहिए। चले होना चाहिए, बड़ी होना अच्छी बात चाहिए है, ना। हो रहा है। हम लोग ये कहें सर ये कि पहला वाकया नहीं है लिफ्ट खराब होने का, मैं आप भी कहता हूँ जानते हैं। आप लिफ्ट को छोड़े, आपकी ये सिटी स्कैन मशीन खराब हो जाती है, आपकी बहुत सारी ऐसी जो हालात हैं खराब हो हो जाती जान हैं, बचाने वाली अद्वियात ये इमरजेंसी वो में नहीं होती चीजें हैं। हैं। लेकिन आप ये कह दें कि लिफ्ट गिर गई उसकी वजह से लोग जख्मी हुए और आप लोग बोन मैरो का या जिगर के या इन चीजों का आप छोटे-छोटे ये अस्पतालों के मंसूबा मामला है जिससे हजारों लोग हर इस रोज मंसूबे मुतासर को होते हैं। ये गवर्नमेंट मेरी इसमें बात सिर्फ सुनें। इसमें गवर्नमेंट भाई साहब एक मिनट ठहरे। छोटी अद्वियात, एमरजेंसी, आउटडोर के मामलात को मैं इन चीजों के साथ इसको रिलेट नहीं कर सकता। हम तो करेंगे। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, आप बड़े प्रोजेक्ट से अपनी तशहीर करा ले, हजारों लोग आए और उनके टेस्ट ना हो, वो घरों पर चले जाएं। आप उन लोगों से शाहिद पूछें, सिपरा साहब जाने आप दें, उन लोगों प्लीज। से पूछें खुदा ना खास्ता जिनको ये इशू हो और उनको 1 करोड़ रुपया देना पड़े, मैं कह रही आप हूं उन लोगों से बहुत अच्छी चीज पूछें। है। आप इस चीज की बहुत बात अच्छी चीज खैर है, ना, मैं आप बात इसको- सुने ना, आप बात तो सुन लेना। आप उस चीज की बात कर रहे हैं कि एक पेशेंट जा रहा है, ठीक है, वो भी काबिल कदर है, उसको भी जाना चाहिए 10 रुपए 20 की पर्ची पे जो जा रहा है, आप उसको भी अद्वियात दें। लेकिन दूसरी तरफ जो 8 से 9 मिलियन का अगर आप क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को नहीं देना चाह रहे, सर बहुत तो अच्छी फिर चीज आप है। इस चीज को अगर आप इस चीज को हमें देखना 100 है। मरीज भी जनरल हॉस्पिटल आज गए और वो वापस चले गए क्योंकि वहां पे MRI मशीन खराब है, मैं तो पहले सर कहा, आप किस तरह कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? आप इन मंसूबों को उनके साथ रिलेट करके ये क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से वापस नहीं ले सकती। मैं लेना भी नहीं चाह रही, हाँ, मैंने लेके अपने ये सर पे बड़ा क्रेडिट क्रेडिट है, लेना नहीं, ना मैं अपनी तस्वीर ये पर नहीं लगाना ये चाहती इस हूं। तरह की चीज है, अना, आप इसमें नहीं एक और उनको चीज रिलेट देखना। कर सर सकते। मैं कहीं अपनी तस्वीर और आप तस्वीर उन नहीं फैमिली लगाना से चाहती। पूछें, आप उन लोगों से पूछें जो इंडिया जाने सर के मेरा लिए। सवाल ये है कि शहर के सरकारी अस्पतालों में आज आप चले जाएं, म्यो में चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, जर्नल में चले जाएं, हर जगह आपको आप इतने सबको मसले नजर आने हैं। मसाइल होंगे, मसाइल होंगे, लेकिन आप उन मसाइल से बड़ा मैं प्रोजेक्ट तो है। हैरान को हद तक परेशान ये हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप कैसे पंजाब गवर्नमेंट को आप इस जिम्मेदार कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट- कौन है, कौन है जिम्मेदार? साहिब साहब से पूछ लें। बहुत अजीब बात कर रहे हैं आप। साहिब साहब से पूछ पंजाब लें। गवर्नमेंट को हम तब जिम्मेदार ठहराएंगे जब फंड्स इशू नहीं होंगे, तब जब लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। अब आपके पास हॉस्पिटल हैं गिने चुने, आपकी पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, ज़ाहिर है हॉस्पिटल बनना है, कोई 10,000 बेड का, कोई 2,000 बेड का, कोई 1,000 बेड का, हाथ से ऐसे आपने इशारा करना, बंद तो नहीं जाना। इस शहर के लिए कम से कम 2-4 बड़े हॉस्पिटल की मज़ीद ज़रूरत है। पंजाब की बात की जाए तो वो तो और बड़े फंड्स हैं, इंतज़ामिया उसमें ज़िम्मेदार है। पंजाब गवर्नमेंट को तब आप ज़िम्मेदार ठहराएंगे अगर फंड्स नहीं दे रही, अद्वियात नहीं आ रही। कि आप दोनों पता नहीं क्या हो गया आज सीएम जो गलत बात है, सीएम साहिबा जिम्मेदार हैं, अस्पतालों में अगर सहूलियात नहीं है वो जिम्मेदार है, तो वो जिम्मेदार अगर है। फंड्स नहीं इशू हो रहे, अगर उनके वुज़रा उसको नहीं देख रहे तो फिर जिम्मेदार है। अगर फंड्स इशू हो रहे हैं, फंड्स जारी हो रहे हैं, अगर लोगों को देखा जा रहा है तो फिर आपकी मुतलका इंतजामिया जिम्मेदार है। कितने लोगों को आप मुअत्तल करेंगे? तो इंतजामिया से जवाब किसने लेने हैं? कितने लोगों को मुअत्तल, इन्हीं से काम लेना ना आपने। मैं आपको बताऊं, ये कोकलियर इम्प्लांट है, ये जो सबसे पहले IG पंजाब ने शुरू किया था, पिछले तकरीबन से सैकड़ों अपने मुलाजमीन के बच्चों का वो करवा चुके हैं, लाखों रुपए इस पे खर्च आते हैं। और जो बचपन से बहरे बच्चे हैं उनके लिए ये वो लगवाते हैं कान में। ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है ना। और ये जब किसी गरीब के बच्चा सुनना शुरू कर देगा, तो मैं सीएम किसी का साहिबा लिवर से रिक्वेस्ट ये ट्रांसप्लांट हो करूंगी जाएगा, कि किसी इस का सिस्टम बोन को ना मैरो हो जाएगा। आसान भी जरूर बनाएं ताकि हर गरीब इंसान की रसाई इस प्रोग्राम तक हो सके। वी रियली अप्रिशिएट, बट इन चीज़ों में थोड़ी मुश्किलात होती हैं। अब वो अभी फ्री प्लॉट वाली बातें हमसे लोग पूछ रहे हैं कि कैसे फ्री प्लॉट मिल सकेंगे, तो इसको उस तरह पेचीदा ना बनाएं। अस्पताल में अगर ये चीज़ आप फराहम कर रहे हैं, फ्री ये सहूलत दे रहे हैं, तो इस चीज़ को भी इंश्योर करें कि ज़रूरतमंद जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। जी साहिब साहब ने जो जिक्र किया कुव्वत समात का, बतौर CM चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास सवाबदीदी अख्तियार भी है और फंड्स भी मौजूद होते हैं कि उनका इलाज मुआवजा पहले भी फ्री होता है। ये भी आपको बता दूं, और निगरान दौर में ऐसा होता भी रहा है और माजी के दौर में भी होता रहा है। हम लोग इस चीज़ पे जाएं कि हॉस्पिटल्स की चीज़ें बाकी चीज़ें, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे अख्तियारात भी हैं जो आम आदमी तक पहुंच सकते हैं। जो आपने जिक्र किया 3 मरले का, ये कल मेरे से भी लोगों ने पूछा कि ये हम लोग किस तरह करेंगे। आप कह रहे हैं कि इनको पेचीदा ना बनाया जाए, ठीक है, आसानी की जाए, लेकिन हम वो कौम भी नहीं है कि हम सीधे रास्ते पर जाकर सड़क पे नहीं जा रहे। हम तो फ्रॉड के साथ इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे। इसलिए
इन चीजों आपको को पीली टैक्सी दी गई, आपने नाम हम बदल के पेचीदा भेज दी। किस चीज को समझते हैं, हम पेचीदा इस चीज को समझते हैं कि आपका शनाख्ती कार्ड बन रहा है तो आपसे अगर आपके दादा या दादी का कार्ड मांग लिया जाए या रिकॉर्ड मांग लिया जाए, हम उसको पेचीदा कहते हैं। हम पासपोर्ट बनवाने जाएं, अगर वहां पे आपको फैमिली ट्री मांग लिया जाए तो हम इसको पेचीदा कहते हैं। हालांकि ये दस्तावेजात और ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ साथ चलते हैं, जो मुल्क की सालमियत का मामला होता है, बिल्कुल आपने कौमी ठीक कहा। मफाद का मामला होता है। चलें जी, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास खबर क्या है जी? खबर ये है कि 1 अरब की लागत से 950 ट्रांसफार्मर खरीदने का फैसला किया गया है। बहुत अच्छी चीज़ है। और ये खरीदारी क्या अब आने वाले गर्मी के सीजन से पहले हो जाएगी और फायदा क्या होगा शायद से प्रसाद? देखिए थोड़ा डिले होगा, इनको 1-2 महीने पहले ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था। अच्छा। चलें, आप अब भी कर रहे हैं तो क्यों, बड़ी ये अच्छी लंबा बात है। प्रोसेस है? देखें अब अभी टेंडर ओपन होगा 3 या 4 तारीख को, उसके बाद फिर जिसको अलॉट होगा आप उसको परचेज ऑर्डर देंगे, फिर वो मैन्युफैक्चरर बाज़ बात पड़े होते हैं, बाज़ बात फिर उसकी टेस्टिंग होती है, मटेरियल चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, फिर वो स्टॉक आपको मिलता है। लेकिन अभी भी हमारे पास 2 महीने हैं इसमें, अगर ये 950 ट्रांसफार्मर्स अगर आ जाते हैं, हाँ काफ़ी है। उसकी क्या वजह है कि आपने ट्रॉली ट्रांसफार्मर की बुनियाद पे इनको देना है कि किसी सब डिवीजन को 3-4 दे देंगे, हर सब डिवीजन के बाद 3-4, यानी ऑल्टरनेट के तौर पर अगर ट्रांसफार्मर खराब हो अगर जाता है डैमेज तो होता है तो उसको रिप्लेस करें और बिजली चला लें। मौसम गर्मा में अब उस तरह ये डैमेजिंग नहीं होती। उसकी क्या वजह है कि लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना कम कर दी है, लेस्को के सिस्टम पर वो लोड भी नहीं होता। अब डैमेजिंग या ट्रांसफार्मर सोलर पे मुंतकिल हो गए। खराब होने की जो वजह होती है ट्रांसफार्मर की, अब बारिश होती है पहली मानसून में, या फिर ज्यादा मूसलाधार बारिश या मुसलसल जो बारिश है, ऐसे में ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात रूनुमा होते हैं। और वो ट्रांसफार्मर जो पुराने हैं, जहाँ जिसमें कहीं उनके लीकेज नज़र आ गई किसी लेग में, तो उसकी वजह से वो डैमेज हो गया, पानी का कोई कतरा चला गया, उस पर होता है। फिर भी ये लेस्को की जिम्मेदारी है कि वो ख़रीदारी करके मटेरियल को रखें ताकि किसी जगह ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सिर्फ लाहौर नहीं है ना, आपका तो उकाड़ा भी आपके पास है, कसूर है, ननकाना साहब है, शेखुपुरा है। इन तमाम इजला में जो आपकी डिलीवरी है वो लाहौर के रीजनल स्टोर से जानी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो फिर मुझे तो ये 950 कम लग रहे हैं। 950 बड़ी तादाद है। अच्छा, हाँ, 950 बड़ी तादाद है ना। ये आप कहने को बड़ा तो आसानी से कह सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात हम हर रोज खबरों में देख रहे होते हैं कि पूरी रात लाइट नहीं रही। आपके पिछले साल आपके इलाके में नहीं जला, लेकिन उससे पिछले साल जाए तो आपकी अम्मी वाला जो इलाका है वहाँ भी जलते थे और आपके इलाके में भी जलते। सारा दिन मेरा काम ही है ये, क्योंकि शायद सिमराज साहब को हम बार बार फोन करके तंग भी करते हैं। लेकिन अब हम वो सोलर सारिफिन में आ गए ना, अभी अगर होगा भी तो उतनी परेशानी नहीं होगी। खैर, ये ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात होते क्यों हैं ज्यादा? क्या ये बिजली चोरी वाले ओवरलोडिंग भी इसका मैटर करती है। किसी इलाके में आपका छोटा ट्रांसफार्मर है, लोड ज्यादा आ गया, और सबसे जो बुनियादी वजह ये होती है 3 फेज ट्रांसफार्मर है, लाइन मैन की हल्की सी कोताही होती है कि वो पोल पे चढ़कर आपको उस पे जो कनेक्शन दे रहा है ना, उसने चढ़ना है पोल पे, और उसको पहले जो 2 फेज मिलने हैं ना, उसमें सारे मीटर उसी पे लगा देने हैं। उस ट्रांसफार्मर का लोड बैलेंसिंग नहीं करनी। हालांकि उसको चाहिए कि कुछ ऊपर वाले 2 पे लगाए, कुछ नीचे 2 लगाए, तो ये भी बड़ी वजह हो जाती है। ये उसको डिवाइड करके जो अच्छे ऑफिसर है ना, SDOs, वो मौसम गर्मा से पहले अपने ट्रांसफार्मर की लोड बैलेंसिंग करवा दें। चलिए, वी होप कि ये काम मौसम गर्मा से पहले हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। चलिए, हम प्रोग्राम के सिलसिले में बात करने वाले हैं मुकाबले का इम्तिहान CSS, जिसकी तैयारी एक मुश्किल तरीन मरहला है। तो कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड जो हैं वो हम सुन रहे थे कि कुछ तब्दीलियां लेकर आई जा रही हैं। तो अब ये तब्दीलियां क्या हैं? क्या ये आसानियां पैदा करेंगी या मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए पैदा होने वाली हैं? और साथ ही साथ कुछ इसकी तैयारी के मरहले भी हम डिस्कस कर लेंगे। मुअज़्ज़म खान लोधी CSS ट्रेनर है, हमारे साथ मौजूद है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बहुत अहम मरहला होता है, मुश्किल तरीन इम्तिहान भी इसे कहा जाता है। तो जब कहा जाता है ना कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ लेकर आ रही हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, जो प्लान कर रहे होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। क्या मज़ीद इसको मुश्किल ना कर दिया जाए? तो क्या तब्दीलियां लेकर आई जा रही हैं? पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी अरसा इसकी तैयारी करते हैं, और अचानक जब उनको खबर मिलती है कि अब इसके अंदर तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, तो उनका पूरे का पूरा प्लान जो है वो तब्दील जो है वो हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली एक बात ये हो रही है कि इसके अंदर कुछ जनरलाइज्ड सिस्टम जो हमारे पास CSS का चलता है, उसको निकाल के अब एक कुछ स्पेशलाइज्ड सिस्टम लेकर आना है।
मसला ये है कि हमारे कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर होता यह है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जो स्टूडेंट है जिसकी उम्र 21 साल से 30 साल के दरमियान में है, वो कोई भी डिग्री करके CSS के इम्तिहान के अंदर अपीयर हो सकता है। और अगर वो कोई भी डिग्री करके CSS के इम्तिहान में अपीयर हो सकता है तो वो किसी भी ग्रुप में एलोकेट हो सकता है। ठीक है। तो वैसे तो 12 ग्रुप्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक MBBS का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, वो भी फॉरेन सर्विस में जा सकता है या वो इनकम टैक्स में भी जा सकता है। और इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड, ये कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड चीजों की जरूरत होती है। ठीक है। तो ये बात काफी अरसे से चल रही थी कि ऐसा किया जाए कि जो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए ऐसे स्टूडेंट्स लाए जाएं जो वाकई उन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स को समझते हैं। ठीक है। तो इसमें सिचुएशन इस तरह की है कि पहला मसला तो ये हुआ कि कोई भी आप डिग्री करके किसी भी ग्रुप में एलोकेट हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर कंपेटिटिव एग्जाम्स में CSS में 55 सब्जेक्ट्स होते हैं, 55, जिसमें से 6 कंपलसरी हैं और 49 ऑप्शनल्स हैं। ठीक है। आप उन 49 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से कोई भी 600 नंबर ऑप्ट करके किसी भी ग्रुप में एलोकेशन ले सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के या आप क्रिमिनोलॉजी पढ़ के या आप अरबी पढ़ के भी फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। अच्छा। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हो ये रहा था कि बहुत अरसे से ये बात चल रही थी कि हमें ना थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड करना चाहिए हमारी। ठीक है। आप जो चेंजेस लेकर आई जा रही हैं उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो जरूरी है ये क्या? टू सम एक्सटेंट हाँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है, हमें पता है कि बहुत से हिकअप्स होते हैं हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, बहुत से मसले मसाइल हैं और आम आवाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक मसलों में कहीं ना कहीं फंस जाती है। टू सम एक्सटेंट हाँ, वाकई हमें ज़रूरत है इसकी, लेकिन क्या इसको सवाल ये है इस तरह का कि क्या एकदम आप इस तरह की चेंजेस कर सकते हैं? मैं मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसने अपनी 4 साल की डिग्री अपनी पूरी कर ली है, उसने अपनी इंजीनियरिंग कर ली है और उसने सोच लिया था कि उसने CSS करना है, लेकिन अब उसने अपनी 4 साल की डिग्री पूरी कर ली और अचानक आप कहें कि अच्छा इंजीनियर्स जो हैं वो CSS कर ही नहीं सकते। हाँ, तो ऐसे यानी ये फैसला स्टूडेंट्स पर बुरी तरह असरअंदाज हो सकता है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर आपने ये करना है कि आप चंद सर्टन जो आपके पास जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप चाहते हैं कि सर्टन लोग जाएं जिन्होंने सर्टन डिग्रीज की हों, तो आप कम से कम स्टूडेंट्स को आप 4 साल दें ताकि अगर स्टूडेंट्स अपने FSC में मौजूद हैं वो डिसाइड कर लें कि अगले 4 साल उन्होंने क्या करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना सोच लिया था वो क्या करें। नंबर 2, अब एक स्टूडेंट जिसने पुराने सिस्टम के ऊपर एक दफा इम्तिहान दे दिया, क्योंकि ये तीन CSS की अटेम्प्ट्स होती हैं। जी बिल्कुल। तो एक अगर उसने अटेम्प्ट दे दी तो बाकी 2 अटेम्प्ट्स का क्या करे वो? बिल्कुल। तो अब वो स्टूडेंट तो जाके क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या हाई कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर देगा कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, अगर आपने सिस्टम चेंज ही करना था तो कम से कम मुझे पहले बताते कि ताकि मैं पूरा सिस्टम अपने हिसाब से अपनी तैयारी करता या डिग्री वो कर लेता। बिल्कुल। तो अब दूसरा जो एक ऑप्शन दूसरा सजेस्ट किया जा रहा है वो ये सजेस्ट किया जा रहा है कि अगर चलें आपने डिग्री तो चलें जो मर्जी कर ली, लेकिन अगर आपने सर्टन ग्रुप्स में जाना है, फॉर एग्जांपल आपने पुलिस में जाना है, तो आपको कुछ जो 55 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से 49 ऑप्शनल्स हैं, उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपको कुछ सर्टन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फाइनल करने चाहिए। हाँ, वो आपको रखने ही रखने। फॉर एग्जांपल क्रिमिनोलॉजी रखें, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखें, आप पॉलिटिकल साइंस रखें, जो फील्ड से रिलेटेड है। जी बिल्कुल। और जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है या आपने PAS में जाना है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो आप इकोनॉमिक्स भी रखें क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी को भी डील करना है, टैक्स के मसलों को भी डील करना है जी। तो इस तरह की चीजों के लिए अब ये सजेशन भी आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री जो मर्जी हो आपने अपनी 4 साल की 5 साल की हो, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आपने अपना CSS के इम्तिहान में अपेयर होना है तो आपको जो ग्रुप्स मिले हुए हैं, आपको जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनमें से सर्टन सब्जेक्ट्स को आपको ऑप्ट करना है। तो एक कंफ्यूजन सी क्रिएट हुई है स्टूडेंट्स के माइंड में। अभी तक एक फाइनल मीटिंग रिक्वायर्ड है। आपको ये बात ऑलरेडी अंदाजा है, सबको भी, बाकियों को भी पता होगा कि हमारे पास जो फाइनल अप्रूवल आएगा वो हमारे पास फेडरल कैबिनेट का आएगा। जी बिल्कुल। तो अभी तक ये समरी फेडरल कैबिनेट के पास नहीं पहुंची। ठीक है। फेडरल कैबिनेट के पास जाएगी, फेडरल कैबिनेट क्या इसको अप्रूव करती है या नहीं करती, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा जी, मुझे ये बता दें यूजुअली हर साल कितने स्टूडेंट अपेयर होते हैं CSS के इम्तिहान में और उसमें कामयाबी का तनासुब क्या होता है? आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। होता यह था कि पहले तो तकरीबन 30,000-35,000 स्टूडेंट भी अप्लाई कर देता था, 40,000 भी अप्लाई कर देता था। इन्होंने कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये किया कि एक टेस्ट ले आए जिसको हम MPT टेस्ट कहते हैं, MCQs बेस्ड जो है हमारे पास टेस्ट होता है। उसमें होता यह है कि ये फिल्टर कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स को कि आपको 200 मार्क्स के MCQs मिलेंगे, उसमें से 66 मार्क्स अगर आपने ले लिए तो आप वो टेस्ट क्लियर करेंगे। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर किया तो आप मेन CSS एग्जाम्स में पेयर हो सकते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से हुआ ये बेसिकली कि पहले साल बहुत ही आसान MCQs आ गए, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पास हो गए। तो इन्होंने नेक्स्ट ईयर से अब कोशिश की है कि थोड़ा सा इसको ना सख्त करते जाएं चीजों को। अभी हो ये रहा है कि पिछले कुछ अरसे से
जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो अप्लाई करने की तादाद तो उतने की उतनी है, अपीयर होने की तादाद थोड़ी कम होती जा रही है। वो जो फिल्टर वाला एक सिस्टम है उसको थोड़ा सख्त कर दिया गया। अब ये है कि फॉर एग्जांपल तकरीबन आप अंदाजा लगा लीजिए कि 20 से 25,000 स्टूडेंट हर साल अपीयर जरूर होता है, राइट। तकरीबन 30,000 तक भी तादाद चली जाती है, तो हर साल वेरी करती है तादाद। तो आप समझ लीजिए कि 20 से 30,000 स्टूडेंट जो है वो हर साल CSS में अपीयर होता है। ठीक है, और उसमें कामयाबी का तनासुब क्या होता है? अब कामयाबी का तनासुब जो है वो वेरी करता है हर साल, जिसमें कुछ एक साल ऐसा भी आया है, मेरा ख्याल है 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पूरे के पूरे साल में सिर्फ 200 प्लस 200 या 202 या 203 लोग पास हुए थे। अच्छा, पूरे के पूरे पाकिस्तान से। तो हर साल तकरीबन जो कामयाबी का तनासुब है वो 3%, 3.5%, 4%, यानी आप ये समझ लीजिए कि 4% से ज्यादा तनासुब जो है वो आज तक नहीं है। सही। सो मुझे अब ये बता दें, वो स्टूडेंट्स जो कि CSS की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर कुछ आप गाइडलाइंस देना चाहें कि उनको ये करना है, क्या करना है उनको? आप देखिए, बात तो ये है कि अगर आपने CSS की तैयारी करनी है ना, तो आपके पास अब पूरा साल है। इस तरह पूरा साल है कि हमेशा CSS के इम्तिहान फरवरी में होते हैं। अभी CSS के 2025 के इम्तिहान अभी खत्म हुए हैं, कल आखिरी पेपर था। तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल भी फरवरी में पेपर होंगे, आपके पास पूरा साल है। इस पूरे साल में आपको अपनी तैयारी को फाइनल करना है कि पूरे साल में तैयारी जो है कैसे करनी है, स्केड्यूल कैसे बनाना है, टाइम टेबल जो है आपको कैसे बनाना है, सब्जेक्ट्स को कैसे फाइनल करना है। मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी सबसे पहले रीडिंग हैबिट शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। मौज़म, मुझे बता दें बेस्ट टाइम कौन सा है कि अगर आप प्लान करें कि आपको CSS ही करना है, तो आपको क्या इंटर के बाद से तैयारी शुरू कर देनी है? आपको क्या आपके मास्टर्स का वेट करना है या आपकी डिग्री कंप्लीट होने का वेट करना है? ये ना हो कि आपकी डिग्री पे आप कॉम्प्रोमाइज करते चले जा रहे हो। सो क्या करना है आपको? मेरा तो ख्याल है कि स्टूडेंट को ना, अगर वो FSC में पहुंच गया है ना जब, तब उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसने CSS करना है। और अगर उसने CSS करना है तो फिर वो ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले जहां पर ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े जो CSS में ऑप्ट भी कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप MBBS कर लेते हैं तो MBBS में जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं वो आप CSS में नहीं रख सकते जी। आप फॉर एग्जांपल किसी लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जाएं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, सोशियोलॉजी पढ़ें, आप इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ें, जेंडर स्टडीज पढ़ें, वही उठाकर आप CSS में रख लें जी। तो जब आपने 4 साल की डिग्रीज आपने की हुई होंगी तो वही सब्जेक्ट्स आप अपने CSS में भी रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छी टिप बनिस्बत के कि आप पूरा 4 साल एक डिग्री करें और डिग्री करने के बाद आप बिल्कुल ही वो चेंज करके न्यू सब्जेक्ट्स की तरफ अल्टीमेटली जो है वो चले जाएं, तो वो उसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो है वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाता है। सही। अंग्रेजी वाला बहुत बड़ा मसला जो कि तमाम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है, इसको हमने आसान कैसे बनाना है? देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी जो है ना वो बहुत अहम जुज है कम्पिटिटिव एग्जाम्स का। इसका आसान तरीका ये है कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब मैं खुद CSS की तैयारी करता था तो मैं अपने उस्ताद से पूछता था कि सर अच्छा लिखने के लिए क्या चाहिए? मुझे कहते थे अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा था अच्छा बोलना, कहते अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना चाहिए। तो अगर आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ें, आपको किताबों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको जरा किताबों के साथ बैठना पड़ेगा। मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताता चलूं कि कुछ MBBS के स्टूडेंट्स या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, ये इनका कामयाबी का तनासुब इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इन्होंने अपनी 4 साल की डिग्री के अंदर इनको इतना ज्यादा किताबों के साथ बिठाया जाता है कि इनको दोस्ती हो जाती है किताबों के साथ, इनको पढ़ने की आदत हो जाती है। हमारे दोस्त स्टूडेंट्स को जिनको पढ़ने की आदत पड़ जाती है ना किताबों के साथ, नहीं तो क्या आप जिन्होंने CSS की तैयारी करनी है उन्हें दिन रात सुबह शाम सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको शुरू के अंदर सिर्फ अपना टाइम टेबल बनाना है। और मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूं कि इट इज नॉट अबाउट कि 10 आवर्स आप पढ़ें, इट इज अबाउट कि आप 2 आवर्स पढ़ें लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ें, उसमें आपने और कुछ नहीं करना। यानी अगर आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हैं लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ते हैं और आप अगर मोबाइल यूज नहीं कर रहे या बाकी कोई काम नहीं कर रहे तो आपके वो 2-3 घंटे बहुत प्रोडक्टिव हैं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन आधा घंटा पढ़ रहे हैं, फिर आधा घंटा फोन यूज हो रहा है और आधा घंटा खाना भी खा लिया, तो फिर 15 घंटे तो पूरे हुए लेकिन तैयारी नहीं हुई। तो कंसेक्टिव तैयारी जरूरी है। 2 से 3 घंटे शुरू के अंदर आप 2 से 3 घंटे शुरू करें, उसके बाद जब आप पेपर्स के करीब पहुंचते जाएं तो अपने जो है ना तादाद को इंक्रीज करें। 1 साल में आप CSS की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप 6 माह के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आपका बेस कवर होनी चाहिए। देखें, अगर आपकी बेस कवर नहीं है ना तो फिर आपको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। अगर आपकी बेस कवर है तो आपको टाइम कम लगेगा। तो फॉर एग्जांपल 1 साल जो है ना वो बहुत अच्छा टाइम है, राइट। और अब इस वक्त फरवरी एग्जिस्ट कर रहा है और फरवरी के अंदर ही जो है वो हमारे पास जो है ना वो पूरे का पूरा साल एक पड़ा हुआ है। नहीं तो क्या अगर मैं एक दफा फेल हो गई, दूसरी दफा स्टूडेंट्स दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, तो क्या आपने ऐसी मिसालें भी देखी हैं कि तीसरी अटेम्प्ट में भी कोई पास हो गया और बहुत अच्छे नंबर से? मैडम बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने ऐसी मिसालें भी देखी हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी पास हुए, मैंने ऐसी मिसालें भी देखी हैं जो थर्ड अटेम्प्ट में भी पास हुए। ये याद रखें कि CSS की भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं और PMS की भी 3 अटेम्प्ट्स होती हैं। तो मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो छठी अटेम्प्ट में जाके पास हुए, यानी 3 PMS की और 3 CSS की, तो 6th अटेम्प्ट में जाके वो पास हुए।
तो अगर आपकी मेहनत कंसिस्टेंट है, आप हार्ड वर्किंग, आप इंडिविजुअल हैं, आपको पता है कि कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। इसमें एक आम तासुर ये भी है कि आपकी लक बड़ी मैटर करती है, अग्री करते हैं? मैडम बात ये है कि बाकी बात है कि कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट मैं इसको एग्री करूंगा कि ऐसे सिनेरियो के अंदर टू सम एक्सटेंट मैटर करती है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। मैंने ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा कि जिसने मुझे कहा हो कि मैंने जो है खाली पेपर छोड़ दिया और उसके बाद वो फरिश्तों नहीं भर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि आप कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे ना वहां पर। 19-20 शायद हो जाता हो, मैंने 10-20 जो है ना वो कभी भी होते जो है वो अल्टीमेटली जो है वो नहीं देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर अच्छा कर लेते हैं, इंटरव्यू के मरहले में वो रह जाते हैं, उसकी रीजन क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं मैडम जो कि ना ऑन पेपर बहुत अच्छे होते हैं, उनको लिखना बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, उनको बोलना अच्छा नहीं आता। अब इसीलिए इंटरव्यू रखा जाता है ताकि स्टूडेंट जो है ना कंपेटिटिव एग्जाम्स में उनको पूरा एक ऑलराउंडर चाहिए हो कि जो बोलने में भी अच्छा हो और लिखने में बहुत अच्छा हो। समटाइम्स ऐसे भी मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं मैडम जो इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करती हैं, राइट, लेकिन रिटर्न का स्कोर उनका इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि शायद उनको लिखने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता हो, लेकिन वो एज अ पर्सनैलिटी, एज एन इंडिविजुअल, एज एन ऑफिसर वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि काम कैसे करवाने। तो इंटरव्यू का प्रोसेस, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग रह जाते हैं इसके अंदर, लेकिन वो इंडिविजुअल जिसकी तैयारी अच्छी है, जिसने अच्छा लिखा है, राइट, तो मेरा ख्याल है उसके लिए बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ऐसे मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मेरे देखने वालों के लिए यही मैसेज है कि अगर आपने कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आपने कल तैयारी नहीं शुरू करनी, आपने अभी तैयारी शुरू करनी है। आज भी नहीं, अभी तैयारी शुरू करें क्योंकि आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को छोड़ दें कि क्या चीज चेंज होगा, क्या चीज चेंज नहीं होगा, 2 महीने इसमें ना लगाएं, अभी तैयारी शुरू करें क्योंकि जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे, सारा प्रोसेस भी सेम रहेगा, राइट। उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कुछ में प्रॉब्लम आया तो 1-1.5 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा, लेकिन 1-1.5 महीने को जाया ना करें, तैयारी अभी शुरू करें क्योंकि यकीन करें वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है ऐसे ही। और आपके लिए तो एक लम्हा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करेंगे कुछ अहम मामलात पर, क्योंकि हम परेशान रहते हैं कि अगर हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं हमारे लिए फ़ायदा होगा या नहीं होगा। समटाइम आपको आपके बैंक से बड़ी कॉल्स आती हैं बैक टू बैक, मुझे भी अक्सर आती हैं कि आपके लिए ये ऑफ़र है, ये ऑफ़र है, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, बैंक आपको इसमें बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। बट अगर आपके पास 10-15 लाख रुपया है तो आप उसको बैंक में किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं? बैंक इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या और इससे आपको किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? म्यूचुअल फंड क्या है और ये आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकता है? इस पर बात करेंगे जी। बैंकर हैं आमिर मुख्तार गांधल साहब हमारे साथ मौजूद, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। बैंक इन्वेस्टमेंट बेसिकली है क्या? देखिए, बैंक अपने एक प्लेटफॉर्म जितने भी उनके कस्टमर्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है कि वो आप आगे इन्वेस्टमेंट्स करें, और जितने उनके कॉर्पोरेट हैं तो बैंक एक एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर काम करता है। जितनी भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो आगे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं थ्रू डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू। बेसिकली म्यूचुअल फंड को अंडरस्टैंड करना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक मनी ऑफ पूल होता है जिसपे हम वेरियस कस्टमर से हम पैसे कलेक्ट करते हैं, उन पैसों को हम कलेक्ट करके आगे हम डिफरेंट सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो इसमें डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज होती हैं, डिफरेंट किस्म के इसके पोर्टफोलियो होते हैं और उसके डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल होती हैं। कोई लो रिस्क होता है, तो हाई रिस्क होता है, कोई मीडियम रिस्क होता है। तो डिपेंड ऑन कस्टमर वो किस रिस्क एपेटाइट कितना लेना चाह रहा है। कौन कर सकता है म्यूचुअल? इसमें कोई भी कर सकता है। अच्छा, इसमें मतलब आपके पास लाखों रुपए होना जरूरी नहीं? नहीं, लाखों नहीं। यू कैन गो विद 5,000 एज वेल। अच्छा, आपकी 5,000 भी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन हो जाता है। अब इसके जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैं बताने का आपको पॉइंट ये है कि एक कस्टमर, एक आपका इन्वेस्टर आता है, वो 5,000 से भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 1 बिलियन भी कर रहा है, कोई 10 करोड़ भी कर रहा है। जितनी भी आपके इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो अपने किस साइज पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उन सब का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सेम होगा। अच्छा। क्योंकि हम कलेक्ट कर रहे हैं पैसे। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की है 1 बिलियन की, मैंने की है 1 करोड़ की, एक और ले मैंने, वो कस्टमर आके इन्वेस्ट करता है 5,000 की। तो म्यूचुअली सबका जो कंबाइन आपका जो म्यूचुअल फंड जो कंबाइन पूल होता है उस पर रेट ऑफ रिटर्न सेम रहता है। तो उसकी ब्यूटी ये है। सो हमें फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? क्योंकि आजकल लोग ये जानना चाहते हैं ना डिटेल में। लेट्स सपोज अगर 1 लाख रुपया हम करते हैं तो हमें उससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? तो थोड़ा सा आसान अल्फाज में समझा दें कि आम आदमी को इससे फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है। देखिए, आम इंसान को एक फ़ायदा इससे पहुंचता है कि
आमतौर पे ये दो टाइप ऑफ लोगों के लिए अप्रोप्रिएट है ये इन्वेस्टमेंट। एक वो जिनके पास टाइम नहीं है और एक वो लोग जो जिनके जो ऑलरेडी अपनी डेली रूटीन के अंदर बिजी हैं, फैमिली के अंदर हैं वगैरह, तो उनके पास अपनी पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए है। जैसे कि हम एक अपना अकाउंटेंट हायर करते हैं अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, सेम एज हम एक ऐसी कंपनी को हम हायर करते हैं आउटसोर्स के तौर पे कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सके। तो ऐसे ही हमने एक इस प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी फंड्स को दी हुई हैं जहाँ पे आपको रिटर्न्स बेहतर मिल सकते हैं और कस्टमर यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को ओपन एंड की तरफ रखता है कि आपके पैसे कोई फिक्स बाउंडिंग नहीं है, आप जब जब करें निकाल सकते हैं। आपको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, आपके पैसे डेली बेस पे रिटर्न्स भी बन रहे हैं और इसकी फिक्स टेन्योर टाइम नहीं है। वेयर एज अगर बैंक में हम आप पैसे रखवाते हैं तो टीडीआर का एक फिक्स टाइम होता है, नेशनल सेविंग्स के अंदर टाइम होता है कि आप 5 साल 3 साल या 1 साल के लिए वहाँ पे फिक्स करवाते हैं। जब हम पैसे वहाँ पे रिडीम करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें बैक एंड लोड होता है। वेयर एज म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसे कोई चार्जेस नहीं है, आपके पैसे लिक्विडाइड हैं, आपको जरूरत पड़ गई पैसों की आप उस वक्त निकालें और ऐड ऑन भी कर सकते हैं। बट सवाल ये ना कि आपके पैसे सिक्योर हैं भी? सिक्योर हैं, बिल्कुल हैं। इसमें देखिए आपके इसमें कैटेगरीज हैं, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। अगर हम लो रिस्क में जानते हैं तो हम मोस्ट जो इस टाइम हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, फंड है, वो मनी मार्केट फंड है। मनी मार्केट फंड के ऊपर जो आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो लो रिस्क के ऊपर हो रही होती हैं, उस कैटेगरी इसकी लो रिस्क है, तो उसमें मैक्सिमम आपकी कैपिटल प्रिजर्वेशन हो रही होती है और फिर रिटर्न्स आपके जो होते हैं वो फ्लूटिव अच्छे होते हैं अकॉर्डिंग सिचुएशन ऑफ द डिस्काउंट रेट, और आपके जो इसमें जो पैसे हैं वो उसमें कोई प्रिंसिपल आपका मोस्टली सिक्योर्ड होता है। कुछ बैंक्स आपको बड़ी ज़बरदस्त ऑफर करते हैं कि आप बैंक इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको मंथली इतने पैसे मिलेंगे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। सो इसको आप ज़रा आसानी से समझा दें कि ये आपको फ़ायदेमंद किस तरह से हो सकती है, और ऐसे तो नहीं होता कि आपके अपनी रकम भी जो है वो इधर उधर हो जाती है। सो किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए ये इसमें कस्टमर अपनी नीड रिक्वायर करता है कि वो किस नीड के मुताबिक आ रहा है। अगर वो लॉन्ग टर्म पे जाना चाह रहा है तो हम उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर हम बताते हैं कि इस फंड की रिस्क प्रोफाइल ये है। लाइक सपोज वो चाहता है कि मैं 2 साल या 3 साल का एक्सपायर लेकर आता है कि मैं 2-3 साल के लिए पैसे रखना चाह रहा हूँ, वो फिक्स हो जाते हैं? वो फिक्स नहीं होते, अच्छा। वो ओपन एंडेड ही है। मगर हम उनको ये कस्टमर को गाइड करते हैं कि आप इसको इसका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा अबव ले जाए, मीडियम रिस्क पे ले जाएं या हाई रिस्क पे ले जाएं अकॉर्डिंग सिचुएशन ऑफ द मार्केट। अच्छा, इसके पीछे हमारी एक हर एवरी फंड के पीछे एक एक्सपर्ट हमारी क्वालिफाइड टीम है जो एक रिसर्च एनालिस्ट से लदा है और हमारे पीछे इसके बैकअप डिपार्टमेंट के ऑपरेशन से लदा इसको डील कर रहा है। फ्रंट डेस्क के ऊपर इसके ऊपर हमारे सेल्स स्टाफ है जो उसको गाइड कर रहा है। तो हमारे इसमें जो कस्टमर्स जितने भी हैं उनके हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि वो कितने टेन्योर के लिए आ रहे हैं हम उनको वो गाइड करते हैं कि आप इसमें मीडियम रिस्क में आ जाए, हाई रिस्क में। अगर हाई रिस्क में जाएंगे तो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इक्विटी में करते हैं या हम एसेट्स में करते हैं। वहाँ पे रेशियो हाई रिस्क ज़्यादा है मगर रिटर्न भी उस तरह होता है। ओवरसीज कर रहे हैं 2 साल का पीरियड, उसके पीछे हमारी एक एक्सपर्ट टीम है जो इसको मॉनिटर कर रही है, जो इसका रिटर्न बना रही है। तो डेफिनेटली हम उसकी एपेटाइट देखते देखते हैं कि वो कितनी देर के लिए आ रहा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो हम मनी मार्केट फंड पे उनको एडवाइस करते हैं। मनी मार्केट फंड के ऊपर आपके कैपिटल प्रिजर्व होता है, उस पर रिस्क प्रोफाइल लो होती है, आपके रिटर्न अच्छे होते हैं। तो ज़्यादातर हम जितनी जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं वो हम मनी मार्केट में कर रहे हैं। कोई कस्टमर ज़्यादातर नहीं चाहता कि मैं रिस्क ज़्यादा ले सकूं, तो वो लो रिस्क के ऊपर फेवरेबल टाइम आप कितना सजेस्ट करना चाहिए? फेवरेबल टाइम दोनों तरफ होता है। जब डिस्काउंट रेट अबव होता है उस वक्त हम मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। जब डिस्काउंट रेट डाउन साइजिंग होता है, रिवर्स होता है, तो हम इनकम फंड को प्रेफर करते हैं। इनकम फंड में इसलिए करते हैं कि 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रही होती हैं, इस्लामिक में भी हो रही है, कन्वेंशन में है। इस्लामिक के अंदर सुकूक्स के अंदर हम चले जाते हैं, कॉर्पोरेट सुकूक्स में हो जाते हैं, और जब हम कन्वेंशन में चलेंगे तो TFCs, PIBs का नाम सुना होगा, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो उसके ऊपर आपके जो बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं या स्कूक्स होते हैं उस पर हम आगे मार्केट के अंदर उसको जब ट्रेड करते हैं तो रिटर्न्स बन रहे अच्छे होते हैं। तो हम इनकम फंड में भी रिटर्न बनाते हैं जब डिस्काउंट रेट डाउन साइजिंग होता है। जब आपका डिस्काउंट अबव साइज होता है तो हम मनी मार्केट में चलते हैं, प्लेसमेंट बैंक्स करते हैं, वहाँ पे रिटर्न्स हमें अच्छे मिल जाते हैं। इसमें हम 6 मंथ 4 मंथ्स ये हम पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी देर के लिए एक्सपोजर ले गए। आप शॉर्ट टर्म भी आ सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म भी आ सकते हैं। सही। सो मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए?
मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हमारी इवेंचुअली हमारे पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा लोगों को एक्सपोजर नहीं है, नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। हर किसी को कोई ना कोई सेविंग्स होती है, कहीं ना कहीं बैंक्स में रखे होते हैं, कि लोगों ने घरों में भी रखे होते हैं, इन शॉप डिफरेंट कमोडिटीज भी रखे होते हैं, मगर आपको हमेशा उसको इन प्रोसेस में लाना चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाना चाहिए। उसमें क्या पैसे से पैसा बनता है, आप उसको आगे कहीं रनिंग में लेकर आएंगे एक अच्छे एक्सपर्ट्स के हाथ में, तो एक अच्छे रिटर्न्स बनेंगे आपको। लेकिन तो इसके लिए आप पहले छानबीन भी कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। थैंक यू मैम। वेलकम बैक। और बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं। पहले हम स्पेशल बर्थडे विश करेंगे जी, हमारे रनडाउन प्रोड्यूसर हैं अली रजा, जिनकी आज सालगिरह है। सो अली, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वाजी अली ने तो अपनी पिक्चर्स की कलेक्शन इस तरह से रखी हुई है कि जब मर्जी कोई इवेंट आए तो वो अपनी पिक्चर्स चला सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, बर्थडे लिस्ट की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले शामिल कर लेते हैं आज के भाव। अच्छा जी, रेट लिस्ट बताने के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं जी मायदा, उनसे जानेंगे आज की रेट लिस्ट क्या है। जी मायदा, ओवर टू यू। सब्जियों और फ्रूट की रेट लिस्ट इस वक्त मौजूद है। रोज़ हम अपने शहरियों को बताते हैं कि आज की सब्जी या फ्रूट किस भाव बिक रही है, ताकि हमारे शहरियों को घर से निकलने से पहले अंदाज़ा हो सके कि उन्होंने अगर पैसे लेकर जाने हैं तो कितने में वो सब्ज़ी खरीद सकते हैं। सरकारी और ओपन मार्केट के नरखनामे हमारे पास मौजूद है, आपके साथ शेयर करते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब्जियों के हवाले से, तो आलू की सरकारी कीमत जो है वो 35 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 38 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 60, जबकि ओपन मार्केट में 65 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर 35, बाहर ओपन मार्केट में 38 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। बात करेंगे मेथी की, 42 रुपये सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 45 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। गोभी जो है वो 28 रुपये सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। भिंडी जो है वो सरकारी कीमत 133, जबकि ओपन मार्केट में 143 में फ़रोख्त की जा रही है। शलजम के हवाले से बात करें तो 28 रुपये सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 30 रुपये किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अरबी की कीमत को देखें तो 162 सरकारी नर्ख ओपन मार्केट में 172 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। करेला जो है उसकी सरकारी कीमत 162, जबकि ओपन मार्केट में 170 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जहाँ पर हम सब्जियों की रेट लिस्ट देख रहे हैं, वहीं पर हमारे साथ जो है फ्रूट्स के भी रेट मौजूद हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमरूद की सरकारी कीमत 210 ओपन मार्केट में 220 तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। नारियल की सरकारी कीमत 385, जबकि ओपन मार्केट में 400 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। किनो जो है उसकी कीमत में इजाफा देखने में नजर आया, 410 जो है सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में 425 में फ़रोख्त की जा रही है। अंगूर जो है उनकी कीमत 270, ओपन मार्केट में 280 में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारी हुकूमत जो है वो शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती प्राइस को कंट्रोल किया जाए, ताकि सफ़ेद पोश तबके के लिए सब्जियां और फल खरीदना आसान हो सके। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी हमारे साथ मायदा मौजूद थी और हमें सब्जियों की कीमतें बता रही थी। जी बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाते हैं। तो निशा की बर्थडे है, अलीशा की बर्थडे है, अरहम की बर्थडे है। अच्छा जी, मलिक अशफाक की सालगिरह है, आरिफीन शेख की सालगिरह है, सईदा हिबा जवाब की सालगिरह। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
सो अभी हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे, सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे माल का हाल। सो हमारे पास आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, हमें आपसे अब इजाज़त चाहिए, लेकिन इससे पहले अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कल है सालगिरह तो हमें अपने पिक्चर नंबर दिखा दीजिए स्क्रीन पर, इस पर अपना नाम और अपने पिक्चर भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, आपकी सालगिरह को भी स्पेशल बनाया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।